हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले जो क्लास 10th का जो चैप्टर था फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें कुछ बिंदु तो हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज उसके अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शेष बिंदु जो था, जो आगे का आज जो पढ़ना है हम लोगों को, वो है सबसे पहले प्रकाश की किरण। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश की किरण होती क्या है। तो प्रकाश की किरण के बारे में ऐसे जान लीजिए कि प्रकाश जब निकलती है और प्रकाश की जो जिस पथ पे वो निकलती है, प्रकाश जिस पथ पे निकलती है, तो उस पथ से सरल रेखीय पथ को ही प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ से निकलती है उसी पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। अब प्रकाश सिर्फ एक किरण के साथ तो निकलती नहीं है। प्रकाश जो होती है वो बहुत सारे किरणों के साथ एक साथ निकलती है। तो ये जो बहुत सारा किरण है इसी को किरण पुंज कहा जाता है, बीम कहा जाता है। तो प्रकाश का किरण पुंज को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं किरण पुंज का, कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहा जाता है। तो हम बोलेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। पुंज का मतलब होता है समूह। तो यहां पर है किरणों का समूह, इसी को किरण पुंज कहा जाएगा। अब ये जो किरणों का जो समूह होता है ना, ये इसको तीन प्रकार में बांटा गया है। किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। एक पहला नंबर में अभिसारी किरण पुंज, जिसे कन्वर्जेंट बीम बोला जाता है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर अपसारी किरण पुंज, जिसे डाइवर्जेंट बीम बोला जाता है। और तीसरा है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम बोला जाता है। तो ये होता क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, और समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो ऐसे जानते हैं हम लोग, ध्यान देना है इधर, कि मान लीजिए प्रकाश अनंत से आ रही है और अनंत से आ रही है, प्रकाश अनंत से आ रही है और एक बिंदु पर आकर के सभी प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के अगर मिलती है, तब इस प्रकार का जो किरण पुंज बनता है, ये जो किरण पुंज होता है इसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वह एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है सब। तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और आगे फैलते चली जाती है इस तरह से। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होता है इसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब आ जाते हैं समांतर किरण पुंज में। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश स्रोत से निकलती है और सीधी रेखा में चली जाती है, और ये न तो आगे फैलती है और न ही यह सिकुड़ती है, न ही यह अपसरित होती है और न ही यह अभिसरित होती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है, इसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो अब ये तो परिभाषा हो गया कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर मिलती है तो उस प्रकार का जो किरण पुंज होता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण जब निकलती है और वो फैलती चली जाती है तो इस प्रकार का किरण पुंज जो होती है वो अपसारी किरण पुंज होती है। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरण न तो फैलती है और न ही सिकुड़ती है, सभी एक दिशा में और एक समांतर रूप में ये आगे बढ़ते चली जाती है। तो अब आ जाता है इसका उदाहरण कि कैसे हम जानेंगे कौन सा किरण पुंज अभिसारी है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण है, मान लीजिए आप प्रकाल में देखते होइएगा एक लेंस होती है। बच्चे जिससे क्या करते हैं, कागज को जलाने का काम करते हैं, उसमें देखते होइएगा, ध्यान दीजिएगा वहां पे कि एक लेंस जो होता है उसमें क्या होता है, उसको कागज के आगे जब हम लेंस को रखते हैं, कागज के ऊपर जब लेंस को रखते हैं तो लेंस पर क्या होता है, प्रकाश जो है लेंस के ऊपर पड़ रही है, सनलाइट जो है लेंस के ऊपर पड़ती है। और लेंस क्या करती है, ये जो अलग अलग किरण है उसको पेज के पन्ने के एक बिंदु पर ला करके इसको रखती है। तो यहां पर ये सभी जो किरण है एक बिंदु पर आ जाती है। तो प्रकाश पे देखते होइएगा एक
प्रकाशीय धब्बा नजर आता है, यानी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रकाश की जो है एक बिंदु मात्र जो है सो इमेज तैयार होता है वहां पे। तो इस प्रकार ये क्या किया, यहाँ पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या किया, सबको सिकुड़ा दिया, सिकुड़ा करके एक बिंदु पर ला करके स्थापित कर दिया। तो ये हो जाता है किसका उदाहरण, तो ये होता है अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, ध्यान देंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अधिकतर प्रकाशीय जो स्रोत है, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है, एक बिंदु स्रोत है। प्रकाश का क्या है, तो एक बिंदु स्रोत है। जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, और ये जो बल्ब है, तो ये बल्ब से क्या हो रहा है, प्रकाश जो है सो निकलती है और इस तरह से फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। तो एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और क्या हुआ, ये फैल गया। या टॉर्च का उदाहरण ले लेते हैं। टॉर्च से प्रकाश निकलते, टॉर्च का ये बिंदु स्रोत है, प्रकाशीय बिंदु स्रोत, और यहां से प्रकाश की किरण निकला और इस तरह से ये फैलती चली जाती है। तो इस प्रकार का जो स्रोत होता है ये अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। तो अब समांतर किरण पुंज का उदाहरण क्या हो सकता है, तो समांतर किरण पुंज का उदाहरण आप बोल सकते हैं, बच्चे जो एक देखते होइएगा रेड कलर का रोशनी देने वाला एक लेजर लाइट होता है, उससे प्रकाश की किरण जो निकलती है वह किसी दूसरे जगह पर जाती है, दीवार पे पड़े या किसी कपड़े पे, किसी लकड़ी पे, किसी बोर्ड पे, तो वहां पे देखते होइएगा वह जिस तरह से निकलती है उसी बिंदु मात्र रूप में वहां जाकर के टकराती है। तो इस प्रकार का किरण पुंज जो होती है ये समांतर किरण पुंज का उदाहरण हुआ। दूसरा कि सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है, सूरज से जो प्रकाश आती है, ये भी समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अब आपके नजर में आप बच्चे फिगर इस तरह का बनाते हैं सूरज का ऐसे ऐसे करके, तो आपको ये लगता होगा कि यह भी तो एक बिंदु स्रोत है और यहां से भी जो है इस तरह से ये निकलती है। तो अपसारी किरण पुंज का उदाहरण जैसे हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सूरज जो है हमारे पृथ्वी से काफी बड़ी है। अब इससे जो प्रकाश की किरण निकलती है, ये धरती पर जो आएगी, पृथ्वी पर जो आएगी, तो किस रूप में आएगी, तो ये समांतर रूप में है, इसका और सब भाग कहीं और चला जाए। लेकिन इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण जो पृथ्वी पे आ रही है, ये किस रूप में आ रही है, तो समांतर रूप में आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि सूरज से निकलने वाली जो रोशनी है जो पृथ्वी पर आती है, वह भी किस पुंज का उदाहरण होगा, किरण पुंज का, तो समांतर किरण पुंज का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है और समांतर किरण पुंज क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन की बात जब आती है तो परावर्तन जो होता है प्रकाश का किसी चमकीले सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन जो होगा कभी किसी चमकीले सतह से। हालांकि जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आंखों से स्पष्ट दिखाई देती है, वो सब जितनी वस्तुएं हैं सब में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जब तक उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन प्रकाश का जो पूर्ण परावर्तन होता है ये किसी चमकीले सतह से होता है। जैसे हम दर्पण लेते हैं, आईना, तो आईना में या दर्पण में क्या होता है, मिरर में क्या होता है कि उसका एक भाग जो होता है वो चमकीला होता है और दूसरा भाग जो होता है उसके पीछे का जो भाग होता है उसको कलई किया हुआ रहता है। किसी गहरे रंगों से क्या उसको रंग दिया जाता है, या लकड़ी या किसी प्लास्टिक से उसको ढक दिया जाता है अच्छी तरह से, ताकि प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सके। अगर प्रकाश कांच को अगर पार कर जाए तो वह दर्पण नहीं बन पाएगा। दर्पण बनाने के लिए कांच का एक तरफ का भाग को क्या किया जाता है, कलई कर दिया जाता है, गहरे रंगों से रंग दिया जाता है। तो दूसरे तरफ का भाग जो होता है वो चमकीला रहता है, उसी से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में आगे हम लोगों को अब दर्पण पढ़ना है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन कहां से होती है, तो दर्पण से ही होती है। इससे पहले वाले वीडियोज में आपको बताया गया था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, उसके नियम बताए थे, है ना। तो आज जानेंगे कि उसमें प्रकाश के परावर्तन का समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन करवाए थे। तो सबसे पहले दर्पण के आज प्रकार के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या होता है, आपके मन में यह परिभाषा हो सकती है कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण वह वस्तु होता है जिससे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। दर्पण बनाने के लिए किसी चमकीले भाग को या चमकीले वस्तु को कि एक तरफ के भाग को कलई कर दिया जाएगा, वो
और दूसरे तरफ का भाग चमकीला सतह वैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो बन जाएगा दर्पण। दर्पण सिर्फ कांच का ही नहीं, प्लास्टिक का भी हो सकता है। दर्पण का काम कभी कभी कांच ये पानी भी कर देता है। तो क्या होता है कि दर्पण के बारे में हम सीधा बोल सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है वह वस्तु दर्पण कहलाता है। अब ये दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह जो होता है पूरी तरह से समतल होती है, प्लेन होती है। इसमें समतल दर्पण का कुछ गुण भी है। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु जितना बड़ा है समतल दर्पण उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। समतल दर्पण के आगे वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रहेगी, दर्पण पर प्रतिबिंब जो होगा, दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के उतना ही पीछे बनेगी। यानी दर्पण में वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी हमेशा समान होता है। समतल दर्पण जो होता है, ध्यान देना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ये हमेशा ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी जो होती है वो हमेशा समान होती है। अब आ जाते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की तरफ। ये गोलीय दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण में जैसे जाने कि वह दर्पण जिसका जो सतह होता है वो पूरा प्लेन होता है, समतल होता है, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण जो होता है वह दर्पण होता है गोलीय दर्पण जिसका जो सतह होता है या जो किसी खोखले गोले का बना हुआ भाग होता है, किसी खोखले गोले का छोटा सा भाग होता है, उसको खोखले गोले को काट करके उसे, एक मिनट, हाँ, तो मैं बता रहा था कि गोलीय दर्पण जो होता है वह दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब यह गोलीय दर्पण जो होता है किसी खोखले गोले का भाग का मतलब क्या हुआ देख लीजिए। मान लीजिए ये कांच का एक गोला है और इस कांच के गोले को काट दिया गया। मान लेते हैं यहां पे ये कांच का गोला है और इस गोले को क्या किया गया है? काट लिया गया, यहां से काट लिया गया, काट करके इसके इस भाग को हटा लिया गया। अब इसके एक तरफ के भाग को क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है। तो अब ये बन गया दर्पण और इस दर्पण का नाम हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण और इसी भाग को, ये जो भाग यहां से हम काट करके लाए, इसको अगर इधर से कलई कर दिया जाता तो इस तरफ का भाग चमकीला सतह बन जाता। तो इसका नाम हो जाता है उत्तल। ये हो जाता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का ही भाग होता है। अब यहां ये दो प्रकार में होता है। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। ये हो गया अवतल दर्पण। इसका जो परावर्तक सतह है, जिधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, ये जो सतह होता है ये कैसा होता है? तो धंसा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अब ये देख लीजिए, ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम क्या देखें? इसका जो परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ये क्या है? उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोला जाता है और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब सभी दर्पण का अपना अपना गुण होता है। जैसे हम अभी बताए थे आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो दर्पण से जितना दूरी होता है प्रतिबिंब का भी दर्पण से उतना ही उसके पीछे दूरी होती है। तो इसमें ऐसा होता है। दूसरा
कि जिस तरह से अवतल दर्पण है और यहाँ उत्तल दर्पण है, तो समतल दर्पण का जैसे गुण हुआ उसी तरह अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का भी गुण होगा। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है और वस्तु से बड़ा बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा वस्तु का वो बड़ा करके दिखलाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। तो ये हो गया बहुत सारे दर्पण के। अब जैसे अलग अलग दर्पण है, दर्पण के अलग अलग गुण है। अब हम लोगों को आगे अगले क्लास में हम लोगों को पढ़ना होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, बड़ा कैसे बन जाता है इसमें प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे छोटा बन जाता है। ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में जानना होगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऐसे जनरली जान लेते हैं अवतल दर्पण जो होता है हम लोग हजामती आईने में प्रयोग में लाते हैं। जो दर्पण हजाम नाई लोग जो रखे रहते हैं उसमें जो हमारा जो चेहरा होता है वो वास्तविक चेहरे से उसमें बड़ा चेहरा दिखाई देता है। उसका कारण क्या होता है कि उसके आगे जो हमारे आगे जो दर्पण लगा हुआ है वो अवतल होता है। और गाड़ी का जो साइड मिरर होता है जिसमें पीछे के वाहनों को हम देखते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, जिसके कारण क्या होता है बड़ा बड़ा ट्रक उसमें छोटा छोटा दिखाई देता है। तो उत्तल दर्पण का गुण क्या होता है, किसी बड़ा बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाना। इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण का हजामती आईने में प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारा उपयोग है अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।